देवघर के सिविल सर्जन को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने देवघर के सिविल सर्जन को रंगे हाथ 70,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। दुमका एसीबी की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए बेला बागान स्थित आवास से सिविल सर्जन को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सिविल सर्जन ने अस्पताल से जुड़े एक काम की रिपोर्ट देने के नाम पर घूस की मांग की थी, लेकिन वादी घूस देने को तैयार नहीं था। इसके बाद वादी ने एसीबी से इसकी शिकायत की थी। एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया तो घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई। इसके बाद एसीबी ने सिविल सर्जन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम सिविल सर्जन को अपने साथ दुमका लेकर चली गई। रांची के सुखदेव नगर सब्जी मंडी में लगी आग, मची अफरा तफरी। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई। सुबह का समय होने की वजह से काफी लोग सब्जी लेने के लिए मंडी पहुंचे थे। पुलिस, दमकल कर्मी और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची के सुखदेव नगर थाना के ठीक सामने स्थित सब्जी मंडी में बुधवार की सुबह आग लग गई। आग की वजह से 1 घंटे तक सब्जी मंडी के पास अफरा तफरी मची रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग सब्जी के बॉक्स और कैरेट में लगी थी, जो धीरे धीरे पूरे मार्केट में फैल गई। आग की लपटें इतनी जल्दी से फैली कि सब्जी मंडी के दोनों ही मालों पर आग फैल गई। आग की लपटें काफी तेज होने के कारण नजदीक से कोई पानी भी नहीं डाल पा रहा था। सुखदेव नगर थाने के द्वारा मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम किसी तरह मंडी पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद सब्जी कारोबारियों ने बताया कि आग की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। किसी का आलू जल गया तो किसी का प्याज, आलू प्याज के साथ सबसे ज्यादा सब्जी रखने वाले कैरेट जले हैं। सब्जी कारोबारी को लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह से जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह सबसे बड़ी वजह नशेड़ियों का जमावड़ा है। सब्जी मंडी में नशा करने वाले लोग गांजा पीते हैं। अंदेशा है कि आज भी उन्हीं की वजह से लगी है। हुंडरू फॉल के पास सेल्फी ले रहा बंगाल का युवक स्वर्णरेखा नदी में डूबा। झारखंड की राजधानी रांची के अनगड़ा में हुंडरू फॉल के समीप सेल्फी लेने के दौरान स्वर्णरेखा नदी में डूबने से पश्चिम बंगाल के एक युवक की मौत हो गई। एक अन्य की जान बच गई। मृत युवक की पहचान पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला के सबंग थाना क्षेत्र के नारायण बाड़ निवासी अनिमेश दास के रूप में हुई है। वह 12वीं का छात्र था। आइडियल कोचिंग सेंटर सबंग के 78 विद्यार्थी व शिक्षक 2 बसों से रांची के अनगड़ा प्रखंड स्थित हुंडरू फॉल घूमने आए थे। शिक्षक गौतम कुमार मान्ना ने बताया कि अनिमेश दास व सुधांशु प्रधान 5-6 दोस्तों के साथ हुंडरू फॉल से ऊपर स्वर्णरेखा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान दोनों युवकों का पैर फिसला और वे नदी में जा गिरे। साथियों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। सुधांशु प्रधान किसी प्रकार पत्थर की ओट में फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई। अनिमेश दास गहरे पानी में डूब गया। आजसू इन 10 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड में आजसू पार्टी 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनडीए फोल्डर में आजसू को 10 सीटें मिली हैं। आजसू की सीट में सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, जुगसलाई, मनोहरपुर, पाकुड़, डुमरी, मांडू, ईचागढ़ और लोहरदगा शामिल हैं। रांची में मतदान की तिथि बदलने की मांग। गुरुद्वारा प्रतिनिधियों ने चुनाव आयुक्त से की मुलाकात। झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, मेन रोड एवं गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सत्संग सभा, कृष्णा नगर कॉलोनी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने रांची में होने वाली मतदान की तिथि को बदलने का अनुरोध किया, क्योंकि यह तिथि श्री गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व के दिन है। इस दिन नगर कीर्तन निकाला जाता है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि पिछले 57 साल से यह परंपरा चली आ रही है और इस वर्ष 13 नवंबर को शोभायात्रा निकालने की तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन इसी दिन रांची विधानसभा के लिए मतदान भी होना है। इसलिए उन्होंने चुनाव की तिथि को बदलने के लिए ज्ञापन देकर आग्रह किया है। वहीं इस विषय पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, उत्पादन हुआ ठप। झारखंड के बोकारो थर्मल में स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट के टरबाइन फ्लोर से नीचे एचटी पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसके बाद एक यूनिट को बंद किया गया। इस दौरान दूसरा पैनल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यह घटना बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे की है। मिली जानकारी के मुताबिक पावर प्लांट के टरबाइन फ्लोर के नीचे 3.5 मीटर हाइट पर मौजूद एचटी पैनल के इलेक्ट्रिकल ब्रेकर के 1 बीबी बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना की जानकारी पावर प्लांट स्थित सीआईएसएफ फायर विंग को दी गई, जिसके बाद फायर विंग के जवानों और अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग बुझाने तक पैनल और बोर्ड पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। इस दौरान आग के कारण इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं करने पर यूनिट भी ट्रिप कर गया। घटना के वक्त भी यूनिट से करीब 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। आजसू के उमाकांत जेएमएम से लड़ेंगे चुनाव, जाने हेमंत, बसंत और कल्पना कहां से लड़ेंगे। खबरें आ रही हैं कि झामुमो की ने पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। सूची के मुताबिक आजसू के उमाकांत जेएमएम से चुनाव लड़ेंगे, वहीं बरहट से हेमंत सोरेन और गांडेय से कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव लड़ेंगी। अलका तिवारी बन सकती हैं झारखंड की मुख्य सचिव। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बीच राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किए जाने की संभावना है। 1988 बैच की आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अलका तिवारी को मूल कैडर में भेजने की स्वीकृति दे दी है। 15 अक्टूबर को ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इससे पहले अलका तिवारी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वह केंद्र सरकार के उर्वरक विभाग में वित्तीय सलाहकार समेत कई अहम जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। दरअसल 1988 बैच के आईएएस एल ख्यांगते 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में चुनाव होना है। इस दौरान मुख्य सचिव की भूमिका सबसे अहम होती है। इसलिए तेज तर्रार आईएएस अलका तिवारी को यह जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर चुनाव आयोग के स्तर पर लगना है। खास बात है कि अलका तिवारी झारखंड कैडर की हैं। यहाँ वह लंबे समय से कई जिलों में उपायुक्त की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। वह झारखंड से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपको बता दें कि एल ख्यांगते को दिसंबर 2023 में राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। उन्होंने सुखदेव सिंह की जगह ली थी। ममता देवी ने कहा, एक बड़ी साजिश के तहत मुझे सजा दिलवाई गई थी। झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से सच्चाई की जीत की प्रार्थना की थी और आज उनकी जीत हुई है। विरोधियों को एक बार फिर वह परास्त करेंगी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश के तहत उन्हें सजा दिलवाई गई थी और उनकी विधायकी चली गई थी। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद रामगढ़ में राजनीति की फिजा बदल गई है। पूर्व विधायक ममता देवी के अब चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ममता देवी को कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल दिख रहा है। बता दें कि कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को हजारीबाग सिविल कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई थी। एक मामले में
13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। वहीं दूसरे गोला गोलीकांड मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। दोनों सजाओं के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके परिणाम स्वरूप फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगा दी गई। बता दें कि संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में हाईवा की चपेट आकर बाइक सवार पति की मौत, पत्नी घायल। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में बाइक सवार पति पत्नी को एक तेज रफ्तार हाईवा ने अपनी चपेट में लिया, जिससे पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उंचुड़ी गांव निवासी अमर शक्ति बानरा के रूप में की गई है। घायल पत्नी का नाम नानिका बानरा है। घटना बुधवार सुबह 11:45 में बिहारी क्लब के पास की है। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी अपने मायके मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत तुईबीर से उंचुड़ी गांव जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण वे दोनों गिर पड़े। इसके बाद हाईवा उसके पति के शरीर पर चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई, जबकि घायल महिला नानिका का पैर टूट गया है। घटना बाद हाईवा चालक भागने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका पीछा कर पकड़ लिया। इसके बाद उसे पीसीआर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हाईवा को जब्त कर लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। झारखंड में अब कोई भी सरकारी घोषणा नहीं। 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को जारी होगा परिणाम। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब चुनाव संपन्न होने तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी नई योजना शुरू नहीं की जा सकेगी। सरकारी घोषणाओं पर भी प्रतिबंध लग गया है। सरकारी पदाधिकारियों का तबादला नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। लाउडस्पीकर का प्रयोग भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा। भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य में 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी व 30 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है, जबकि दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, स्क्रूटनी 30 अक्टूबर व नाम वापसी 1 नवंबर तक होगी। सभी 81 विधानसभा सीटों की मतगणना एक साथ 23 नवंबर को होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 18 अक्टूबर को आएंगे रांची, सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 18 अक्टूबर को रांची आएंगे। रांची में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही चुनाव से संबंधित सभी से विचार विमर्श करेंगे। मुख्य प्रवक्ता डॉ मनोज कुमार ने बताया कि तेजस्वी यादव सड़क मार्ग से रांची पहुंचेंगे। वर्तमान राजनीतिक स्थिति एवं राष्ट्रीय जनता दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर भी अपने दल के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श करेंगे। प्री पोल ड्यूटी के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य को 100 कंपनियां अर्धसैनिक बल मिले।
झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य को 100 कंपनियां अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल हैं। इन बलों की तैनाती राज्य के सभी 24 जिलों में की जाएगी ताकि चुनावी माहौल के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक जिले में 3 से 5 कंपनियों की तैनाती की योजना बनाई गई है। यह अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और चेकिंग जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को चुनावों के दौरान सुरक्षा का विश्वास हो और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को कम किया जा सके। झारखंड पुलिस ने चुनाव आयोग से कुल 590 कंपनियों की मांग की है ताकि 2 चरणों में होने वाले मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा सकें। चुनाव 13 और 20 नवंबर को संपन्न होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। वर्तमान में राज्य को 100 कंपनियां प्राप्त हो चुकी हैं, जबकि आगे और बल मिलने की संभावना है। विधानसभा चुनावों के दौरान इस सुरक्षा बल की तैनाती का अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनावों में झारखंड को 230 कंपनियां अर्धसैनिक बल मिली थी और उस दौरान 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था। इस बार भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकें। लातेहार में 6 अपराधी गिरफ्तार, प्रतिबंधित क्रियावादी संगठन बनाकर फैला रखा था दहशत। लातेहार जिला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपराधियों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने प्रतिबंधित क्रियावादी संगठन के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 5 हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि मनिका थाना क्षेत्र के जूंगुर गांव का रहने वाला अपराधी अनिल यादव एक अलग प्रतिबंधित क्रियावादी उग्रवादी संगठन बनाकर क्षेत्र में दहशत फैला रहा है। संगठन के अपराधियों के द्वारा लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी और लेवी की मांग की जा रही है। इस सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर बरवाड़ी डीएसपी भरत राम के नेतृत्व में पुलिस ने एक टीम बनाकर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही रांची में लगी निषेधाज्ञा। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी की है। साथ ही कई आदेश भी जारी किए गए हैं। यह आदेश 15 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे से 23 नवंबर की रात 11 बजे तक लागू रहेगा। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। साथ ही सांप्रदायिक भावना को भड़काने का काम नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कांके स्थित राजकीय +2 उवी में दिया जा रहा है। हर दिन 3 शिफ्ट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही विधि व्यवस्था को लेकर जिला के सभी एसपी, डीएसपी व थाना प्रभारियों के साथ एसएसपी चंदन सिन्हा ने बैठक की। जिला के प्रवेश पर बने चेकपोस्ट पर विशेष चौकसी रखने, हर वाहन की गहनता से जांच, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन व संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया। पलामू के बिश्रामपुर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर की मौत। पलामू के बिश्रामपुर विधानसभा से प्रत्याशी सह ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका ड्राइवर विजय शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना मंगलवार देर रात गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र की है। ब्रह्मदेव प्रसाद की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मदेव प्रसाद उर्फ बीडी प्रसाद अपने एक साथी मंतोष ठाकुर और उनका ड्राइवर विजय शर्मा मंगलवार की रात रांची से गया के लिए निकले थे। इस दौरान रात 1 बजे उनकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ब्रह्मदेव प्रसाद और उनका साथी मंतोष ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे आनन फानन में रांची के रिम्स अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया, जहां दोनों घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं उनके समर्थक बिश्रामपुर के प्रत्याशी बीडी प्रसाद के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। कोडरमा में 13 नवंबर को होगा मतदान। 4 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कोडरमा विधानसभा में चुनाव को लेकर मतदान 13 नवंबर को होगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न 19 कोषांगों का गठन किया जा चुका है। उक्त जानकारी मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में दी। समाहरणालय स्थित सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि कोडरमा में प्रथम चरण के तहत मतदान होना है। इसके लिए 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। नामांकन वापस लेने के लिए अभ्यर्थी के पास 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा। मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। डीसी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। जगह-जगह चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर एसएसटी की टीम मौजूद रहेगी और एफएसटी टीम द्वारा मामला संज्ञान में आने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सीविजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत की जा सकेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।